नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण चैनल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत। जैसा कि आपकी नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता, उस नगरीय सभ्यता पे पहुंचने से पहले यानी आदि मानव उस नगरीय सभ्यता पे कैसे पहुंचा है, एक ग्रामीण संस्कृति से नगरीय सभ्यता में उसका क्या उद्भव हुआ है, उन सब बातों के बारे में मैंने आपसे नेक्स्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इतिहास के अंदर पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और कौन सा ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की। इनको भी मैंने डिफाइन करके बताया था आपको। जो अपना प्राग ऐतिहासिक काल है वो क्या है, अपना पाषाण काल है। और पाषाण काल को हमने कितने 3 भागों में डिवाइडेड किया था, और 3 भाग कौन कौन से थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कोई था नव पाषाण काल। इधर जो अपना आदि ऐतिहासिक काल है इसको भी मैं 3 भागों में डिवाइडेड करके आपको बताया कि हड़प्पा, एक परिपक्व हड़प्पा और तीसरी थी अपनी कौन सी विकसित हड़प्पा। उसके बारे में आगे हमने डिस्कस करते चले कि आदि मानव कैसे कैसे उसका उद्भव हुआ है, शिकारी होता गया, शिकारी उसके बाद कैसे आया, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में कैसे आया, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइड कौन सी थी, पाग और सप्ताह, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका। आगे की बातें मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ, और आगे आज अपना है कौन सा नव पाषाण काल। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे किससे, नव पाषाण काल। तो देखो आगे हमारा कौन सा है कि साहब नव पाषाण काल। कौन सा है अपना नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल सबसे बड़ी बात है कि नव पाषाण काल आदि मानव नव पाषाण काल के अंदर पहुंच गया। तो आदि मानव जब नव पाषाण काल में पहुंचा है तो नव पाषाण काल के अंदर आदि मानव में कौन कौन से चेंजमेंट देखने को मिले, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूं आपको, ये नवपाषाण काल जो शब्द है, इस नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इस नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुआक के द्वारा किया गया। जॉन लुआक के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन लुआक के द्वारा किया। और जॉन लुआक की बुक है कौन सी, कि जॉन लुआक की बुक है अपनी प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर जॉन लुआक ने सर्वप्रथम किसका नवपाषाण शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। अगली बात आ रही कि नवपाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो नवपाषाण काल का क्या समय, इसका समय है कितना कि 7000 बीसी से 3000 बीसी तक। 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक का टाइम पीरियड है, वो अपना कौन सा है कि साहब नवपाषाण काल। अब हम बात कर रहे थे किसकी, के आदि मानव की बात करते हैं। अब आदि मानव की जब हम बात कर रहे हैं तो आदि मानव के बारे में सबसे प्रथम बात आती है। और एक बात मैंने आपको बताई है कि आदि मानव की पुरा पाषाण काल के अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, मध्य पाषाण काल में आकर आदमी की बुद्धि का विकास हुआ, लेकिन नव पाषाण काल में आके और भी ज्यादा बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बुद्धि का विकास क्रम रूप से धीरे धीरे होता है। अब 14 लाख वर्ष पूर्व से जब घटना स्टार्ट हो रही और आगे कहाँ की 7000 वर्ष पूर्व के आसपास आ, तो यहाँ तक आते आते आदि मानव की बुद्धि का विकास हो चुका है। लेकिन जहां पर जो आदि मानव है उसकी आवश्यकता तो अभी वही है कि आवश्यकता वही कैसे कि इस पाषाण काल में आकर आदि मानव कैसा है कि साहब शिकारी है। अभी भी कैसा है, यहाँ पर शिकारी है, अभी भी शिकारी। और शिकारी होने के साथ साथ आदि मानव क्या है कि खाद्य संग्राहक, क्या है कि साहब खाद्य संग्राहक। कैसा है, खाद्य संग्राहक। जब आदि मानव शिकारी है और खाद्य संग्राहक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आदि मानव की बुद्धि का विकास होता है। जब आदि मानव की बुद्धि का विकास होगा तो बुद्धि का यूज कहाँ लिया है,
आदि मानव ने अपनी बुद्धि का यूज लिया है। तो कैसे लिया है कि शिकारी दोनों एक साथ साथ क्या इसके औजार, आदि मानव के क्या औजार, इसके द्वारा जो औजार उपयोग में लिए जा रहे हैं उन औजारों में किस कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि पूरा पाषाण काल के अंदर हमने देखा कि आदि मानव के द्वारा जो औजार उपयोग लिए गए थे उस औजारों के अंदर जो कच्चा माल उपयोग में लिया गया है वो कच्चा माल कौन सा था कि सब कच्चा माल था पटराजाइट, जस्ट, जेस्पर और फ्रिंज। लेकिन यहाँ आते आते जो आदि मानव है, आदि मानव के द्वारा औजारों के रूप में कौन सा के सब कच्चा माल, कौन सा माल के कच्चा माल, और इस कच्चा माल के रूप में क्या उपयोग में लेने लग गया है, सब कच्चे माल के उपयोग में हम लेने लग गया है कि कौन कौन सी चट्टाने के अलग अलग चट्टानों को उपयोग लेने लगे। यहां आते आते आदि मानव सबसे पहले तो कौन सी के साथ आग्नेय चट्टान, कौन सी चट्टान के आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का उपयोग कर रहा है किसके लिए कि औजारों के लिए उपयोग कर रहा है। अगला कौन सा है कि डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट चट्टानों का उपयोग किस में कर रहा है कच्चे माल के रूप में, किसके लिए औजारों के लिए। अगला कौन सा है कि बेसाल्ट, कि बेसाल्ट चट्टानों का उपयोग किसमें कर रहा है कि बेसाल्ट चट्टानों का मतलब है इनके द्वारा जो पत्थर हैं इन पत्थरों का उपयोग कर रहा है किसके लिए, औजारों के निर्माण के लिए उपयोग कर रहा है। कौन कर रहा है कि सब आदि मानव कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है कि सब नवपाषाण काल के अंदर कर रहा है। अब अगर मैं बातें करूं किसकी के औजारों की, अगर मैं औजारों की बातें करूं तो औजार कैसे बना रहा है इस टाइम पे ये कि औजार बना रहा है, सब कह रहे हैं कि आदि मानव की बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास हुआ है तो औजारों में बुद्धि का उपयोग ले रहा है। तो बुद्धि का कैसे उपयोग ले रहा है कि बुद्धि का ले रहा है साहब औजार बना रहा है। तो औजार कैसे बना रहा है कि औजार बना रहा है साहब घर्षित, कैसे बना रहा है घर्षित, और कैसे बना रहा है कि साहब पॉलिश्ड, घर्षित और पॉलिश्ड औजारों को उपयोग कर रहा है नवपाषाण काल के अंदर कौन, आदि मानव। कौन कर रहा है कि साहब आदि मानव कर रहा है। आगे जाके बात करूं कि साहब नवपाषाण काल के अंतर्गत आदि मानव के द्वारा जो औजार उपयोग मिलेंगे वो औजार है कौन कौन से, कि किस किस औजारों को उपयोग कर रहा है आदि मानव नवपाषाण काल के अंदर। तो देखो इस समय जो औजारों का उपयोग कर रहा है वो औजार कौन कौन से, औजार 3 है इस टाइम तो ले रहा है। एक तो एक्स जिसको अपन बोल रहे हैं क्या कुल्हाड़ी, तो किसका उपयोग कर रहा है कि साहब कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहा है। किसकी है साहब पत्थर की है, इसको क्या कह रहे हैं अपन एक्स, ठीक है ना। इसके अलावा एडजस्ट, इसके अलावा उपयोग कर रहा है चिसिल, कौन सा चिसिल, चिसिल। इन औजारों का उपयोग कर रहा है कौन, आदि मानव। कौन कर रहा है कि साहब आदि मानव कर रहा है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि आदि मानव के द्वारा पशुपालन भी किया जाता है, लेकिन नवपाषाण काल के अंदर आदि मानव पशुओं को खाद्य की दृष्टि से यानी खाने की दृष्टि से नहीं पाल रहा है, यहां पर पशुओं को आर्थिक दृष्टि से पाल रहा है। यहां आते आते जो आदि मानव है पशुओं को पाल तो रहा है, लेकिन किसके लिए, अन्य कार्यों के लिए पाल रहा है। दूध दोहने के लिए इनसे दूध बने हुए दूध का उपयोग कर रहा है, यानी जानवरों से जो दूध निकल रहा है उसका उपयोग कौन कर रहा है कि आदि मानव कर रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कि यहां से आदि मानव के द्वारा क्या क्या निर्मित किए गए, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सबसे पहले अगर मैं साक्ष्यों में अगर आपसे बात करूं कि साक्ष्यों के अंदर आपसे मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सा है कि साहब पशुपालन, कौन सा पशुपालन। और पशुपालन किसके लिए कह रहा है कि साहब अन्य कार्यों के लिए, अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कर रहा है, अन्य अन्य आर्थिक कार्यों के लिए। अन्य आर्थिक कार्यों के लिए किसके, पशुपालन। और साथ साथ ही इस समय पे आके आदि मानव ने क्या किया कि इस समय पे आके आदि मानव ने क्या किया कि साहब पहिए का आविष्कार कर लिया है। लेकिन जो पहिया बनाया है वो पहिया किसका है साहब, लकड़ी का नहीं है किसका है कि है किसका, पत्थर का। तो पत्थर से निर्मित पहिए का क्या कर लिया इसने, आविष्कार कर लिया है। तो अगली बात आ रही, पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित
पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का क्या कर लिया इसने, आविष्कार। क्यों कि नवपाषाण काल में आके आकर मानव की बुद्धि का विकास हो चुका है। जब उसकी बुद्धि का विकास होगा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि को लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कि लगाएगा। साहब क्या कर लिया कि पत्थर से पहिए का आविष्कार। जब पहिया आ गया, पहिए आने से क्या हुआ कि चाक का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ, कि साहब चाक का। किसका निर्माण कर दिया, कि चाक का निर्माण कर दिया। जब चाक आ गया तो चाक से बने क्या, कि साहब इस टाइम पे आकर आदि मानव ने पहिया बनाया और पहिए से क्या बना लिया, चाक बना लिया। जैसे ही चाक बनाया, चाक बनने से हुआ क्या कि साहब चाक से निर्मित मृत भांडों का निर्माण कर दिया इसने। चाक से निर्मित मृत भांड, मृत भांड क्या बना लिए इसने, मृत भांड बना लिए। और वो किससे निर्मित है, कि सब चाक से निर्मित मृत भांड। चाक से निर्मित क्या है, मृत भांड है। ठीक है, अब चाक से निर्मित मृत भांड बना लिया और इतनी आदि मानव ने क्या कर दिया कि मानव आदि मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी है। तो अगला फैक्ट अगर मैं देखूं तो देखो, कृषि की शुरुआत, कृषि की क्या कर दी, यहां शुरुआत कर। जब आदि मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत कर दी गई है तो कृषि होने से हुआ क्या, कि साफ कृषि होने से होता ही है कि जब आदि मानव कृषि करने लग गया तो आदि मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया। स्थायित्व कैसे, जब आदि मानव कृषि कर रहा है तो आदि मानव जब कृषि करेगा तो एक जगह रहेगा, ये तो है नहीं है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि पहले तो क्या करता था आदि मानव, कि साहब भूख लगती थी, भूख के लिए इधर उधर भटकता था। उसको जहां भोजन मिल जाता वहां भोजन कर लेता था, जहां रहने के स्थान मिल जाता वहां रह लेता था, जहां गुफा मिली तो वहां रहने लगा। लेकिन यहाँ आते आते बुद्धि का विकास हुआ और बुद्धि के विकास से चाक पहिया बनाया और पहिए बनाने से क्या हुआ, चाक बन गया। और चाक बनने के साथ साथ क्या हुआ कि इसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही कृषि की, कृषि करने से क्या हुआ, इसके जीवन में क्या आ गया, स्थायित्व आ गया। तो कृषि करने से हुआ क्या कि जीवन में स्थायित्व आ गया। स्थायित्व, ठीक है ना। अब जीवन में इसके में क्या चुका है साहब, स्थायित्व आ चुका है। ठीक है ना, किसका स्थायित्व आ चुका है। जब जीवन में स्थायित्व आ चुका है तो होगा क्या कि, इधर ही देख लेते, जब जीवन में क्या आ गया कि साहब स्थायित्व आ चुका, जब स्थायित्व आ गया तो होगा क्या कि जब आदमी एक जगह रहेगा तो क्या होगा कि बस्ती का निर्माण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आदि मानव किस रूप में रहने लग गया कि साहब बस्तियों के रूप में रहने लग गया है। आदि मानव किस रूप में रहने लग गया, बस्तियों के रूप में रहने लग गया। तो यहाँ पर क्या है कि बस्तियों के साक्ष्य, किसके, बस्तियों के साक्ष्य। ठीक है ना। आगे बात कर रहा हूं कि बस्तियों में जब रहने लग गया तो एक चीज बताओ मुझे, सबसे बड़ी एक चीज है कि सर्वप्रथम ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त होंगे, तो यहीं से लिखा देता हूं मैं, ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य, ग्रामीण बस्ती किसके, ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य के साथ, ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य कहां से, कि ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कहां से, कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से सर्वप्रथम हमें ग्रामीण बस्ती के क्या मिले, के साक्ष्य मिले। तो क्या मिला हमें यहां से, कि ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य कहां से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां है, कि सब पाकिस्तान, कहां है, पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर हमें क्या मिल गया, कि सर्वप्रथम बस्ती के क्या मिल गए, साक्ष्य मिल गए। अब आदि मानव बस्तियों के रूप में रहने लग गया, बस्तियों के साथ साथ क्योंकि कृषि करने लग गया, कृषि करने लग गया तो क्या हो गया कि बस्तियों के रूप आ चुका है। अब बात मैं आपसे कहूं
कि यहां से ग्रामीण सभ्यता कैसे नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हो रही है, कैसे ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए आपको एक तथ्य बताता हूं, समझना। देखो यहां क्या कर रहा है कि आदि मानव कृषि कर रहा है, तो कृषि कर रहा है कि कृषि किस रूप में कर रहा है, कि साफ कृषि कर रहा है अपने कहते हैं कि जो उसको जितना आवश्यकता है, उतनी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में वो क्या कर रहा है कि साफ कृषि कर रहा है। कि मान लो आपके F1 नाम का एक किसान है, कैसा है, F1 नाम का क्या है, एक किसान है। और F1 नाम का किसान कौन है, कि एक बस्ती का एक मालिक, यार एक बस्ती का एक परिवार है। तो क्या कह रहा हूं मैं, F1 कह रहा हूं। अब F1 क्या कर रहा है कि जितना उसको कंज्यूम करना है, जितना उसको कंज्यूम करना है वो उतनी ही फसल बो रहा है। यानी कि मान लो को उसको कंज्यूम करना है कि इतना परसेंट भाग, और जब इतना परसेंट उसको भाग को जब कंज्यूम करना है तो वो भी कितना रहा है कि साहब इतना ही बो रहा है, इतना ही वो बो रहा है। जब इतना भाग कंज्यूम कर रहा है तो इतना ही भाग बो रहा है। इस भाग को क्या कर रहा है कि वो इस्तेमाल में ले रहा है, जिससे उसकी क्या हो रही है कि साहब जिसकी जो दैनिक आवश्यकता है वो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब जैसे जैसे उसकी जीवन में स्थायित्व आगे कृषि कर रहा है तो परिवार भी तो बढ़ रहा है, बस्तियां भी तो बढ़ रही हैं, तो यहाँ क्या लोग भी बढ़ रहे तो धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंज्यूम वाले एरिया को, जो बोने वाला स्थान है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, ज्यादा कर दिया। यानी कि अब इतने एरिया में क्या कर रहे हैं, ये फसल को बो रहे हैं, और या फिर फसल को बो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता बताऊं, लेकिन उनका कंज्यूम तो इतना ही है ना। ये थोड़ी के ज्यादा बो रहे हैं तो ज्यादा खाएंगे, नहीं, कंज्यूम तो जितना इनको करना उतना ही करेंगे। अब इनके पास क्या बढ़ जाता है कि ये बढ़ जाता है क्या, सरफेस, इतना क्या बच गया इसके, सरफेस। यानी सरफेस का मतलब है, सरफेस बच गया, और सरफेस को बोलते हैं अपन क्या, अधिशेष। क्या बोलते हैं, अधिशेष। इसके क्या बच गया साहब, इसके पास कितना अधिशेष बच गया। अब इस अधिशेष का करेगा क्या, इस अधिशेष का करेगा क्या, आगे सुनो। अब एक अगला व्यक्ति है जो क्या बना रहा है कि सब मृतमाण बना रहा है या मटकी वगैरह बना रहा है। तो इधर देखो उसने पहले तो क्या बनाया कि F2 है, ये क्या है, ये F2 नाम का व्यक्ति है या F2 नाम का परिवार है। इसने पहले तो बनाए क्या, इतने मृतमाण, क्या बनाए, मृतमाण, क्या बना लिए, इतने मृतमाण बना लिए। लेकिन उसको जितनी आवश्यकता थी, उतनी जितनी आवश्यकता है या जितना उसको कंज्यूम करना है, ये पहले उतने ही बना रहा है। लेकिन आगे जाके ये भी क्या करने के लग गया कि साहब ज्यादा बनाने लगे। लेकिन इसको कंज्यूम तो इतने ही करने हैं कि कंज्यूम ज्यादा करेगा, ये कंज्यूम तो इतने ही करेगा। लेकिन इसका भी क्या बच गया, ये साहब ये अधिशेष बच गया। क्या बच गया, ये अधिशेष बच गया। F2 का भी क्या बच गया, ये साहब ये अधिशेष बच गया। अब होता क्या है कि F1 जो परिवार है, F1 परिवार के पास जो ये अधिशेष बच रहा है, इस अधिशेष को लेके पहुंचता है किसके पास, F2 के पास। यानी कि F1 परिवार पहुंचा कहां, F2 के पास। और F2 से कहा कि भैया मेरे पास ही नाज बच रहा या नाज ले ले, और बाकी बदले में मुझे क्या दे दे, तो उसके बदले में मुझे दे दे थोड़े से मृतमाण। पाने बात कही, ठीक है भैया मेरे पास ये पैसे भी बच रहा तो तुम मुझको थोड़ा सा अनाज दे, रुपये दिखा ले जा, तू मृतमाण ले, मुझे क्या ले जा, मृतमाण ले जा। ऐसे ही ये F2 और F2 वाला व्यक्ति भी क्या किसी और के पास जा रहा है, उससे कह रहा है कि साहब मेरे पास ये मृतमाण है, तुम मृतमाण ले ले, कुछ आवश्यकता की जो चीज है ये मेरी आवश्यकता यूज में आने वाली दे दे। अब जब ये सीधी सादी जो क्रियाएं चल रही हैं इस ग्रामीण संस्कृति के अंदर, किसके अंदर, इस ग्रामीण संस्कृति के अंदर ये वस्तुओं के आदान प्रदान की जो क्रिया चल रही है, इसी को हम कह देते हैं क्या, वस्तु विनिमय। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा साहब, वस्तु विनिमय निकल के आया। क्या निकल के आया, वस्तु विनिमय। क्या निकल के आ गया कि वस्तु विनिमय निकल गया। जब वस्तु विनिमय के आधार पर क्या हो रहा है कि चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, और ये वस्तु विनिमय क्या है कि कह देते हैं अपन, इस वस्तु विनिमय से ही क्या होता है कि एक व्यापारिक वर्ग का उदय हो जाता है। इस वस्तु विनिमय से ही क्या होता है कि एक व्यापारिक वर्ग का क्या होता है, उदय होता है। व्यापारिक वर्ग का क्या हो गया, कैसा उदय हो गया। व्यापारिक वर्ग क्या हो गया, उदय हो गया। अब ये व्यापारिक वर्ग का जब उदय हो गया तो व्यापारिक वर्ग को व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए,
व्यापार के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, के नगरों की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, के नगरों की। इसे व्यापार के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी, नगरों की। जब नगरों की आवश्यकता पड़ती है तो ये ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे किसमें आ जाती है, के साथ नगरीय सभ्यता में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर गई, नगरीय सभ्यता में प्रवेश, या फिर नगरीय सभ्यता का उदय। नगरीय सभ्यता का उदय। इस तरीके से क्या आ जाती है हमारे पास, क्या नगरीय सभ्यता निकल के आती है। ठीक है ना। अब आपको पता लग गया कि कैसे ग्रामीण संस्कृति से नगरीय सभ्यता आ रही है। यहीं तक लाने का प्लान था मेरे को आपको, किसका, नगरीय सभ्यता बताने का, जिसके लिए आपकी 1 घंटे की क्लास। आगे हम पढ़ेंगे क्या, नगरीय सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, और नगरीय सभ्यताओं में सबसे पहले उठाएंगे कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको उठाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले कौन सी, के साहब हड़प्पा। कौन सी उठाएंगे, हड़प्पा। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं आगे। देखो आगे हमारे पास कौन सी है, के साहब हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, के हड़प्पा सभ्यता। ये आगे हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, के साहब हड़प्पा सभ्यता है। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे मैं बात करूं तो रुकना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखो कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता के साथ, हड़प्पा सभ्यता है कैसी, नगरीय सभ्यता। कैसी है, नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता साहब हमारे पास कैसी, नगरीय सभ्यता। अगर नगरीय सभ्यता है तो एक चीज बताऊं, देखो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक विद्वान है जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। कौन से, अपने गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, गॉर्डन चाइल्ड एक चीज कह रहे हैं, क्या, देखो गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा क्या है कि इस कौन सी, गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा कौन सी, कि हड़प्पा सभ्यता। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को कह रहे हैं कि ये प्रथम नगरीय क्रांति है। क्या ये गोल्डन चाइल्ड के द्वारा क्या किया गया कि साहब ये प्रथम नगरीय क्रांति है। इन्होंने किस नाम से उद्बोधित किया इसको, कि साहब ये क्या है कि प्रथम नगरीय क्या है, क्रांति है। क्या कह दिया उन्होंने, प्रथम नगरीय क्या है, क्रांति है। क्या कह दिया इसको, क्या है साहब, ये प्रथम नगरीय क्रांति है, जो कहां पर, सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या फैली हुई है। किसमें, सिंधु घाटी क्षेत्र में फैलाव है, जिसका क्या है, फैलाव है जिसका। ठीक है ना। कौन सा, कि हड़प्पा सभ्यता कैसी है साहब, नगरीय सभ्यता है। क्या गॉर्डन चाइल्ड, और गॉर्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं इसको, प्रथम नगरीय क्रांति कह रहे हैं। और प्रथम नगरीय क्रांति को कह रहे हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या है, इसका फैलाव है। अगर आगे मैं हड़प्पा सभ्यता की अगर आपसे बातें करूं तो सुनो, इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो हमें श्रेय दे रहे हैं, सर्वप्रथम खोज का श्रेय, तो खोज का सर्वप्रथम श्रेय दिया जा रहा है किसको, के साहब है हमारे पास कौन से, चार्ल्स मेसन। कौन है हमारे, के चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में, कब, 1826 ईस्वी में कौन आए, के चार्ल्स, कौन है, के चार्ल्स मेसन। कौन है, के चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने क्या किया कि साहिवाल जिला पाकिस्तान के अंदर, कहां है, साहिवाल जिला पाकिस्तान के अंदर, किसकी, के साहब हड़प्पा सभ्यता की क्या की है,
के खोज के कौन सा कि चार्ल्स मेसन ने साहिवाल जिला कहाँ ये कैसा पाकिस्तान, कहाँ ये पाकिस्तान, साहिवाल जिला पाकिस्तान, साहिवाल जिला पाकिस्तान के अंदर किसकी कैसा हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, कब 1836 ईस्वी। इन्होंने ये चीज कहा था कि चार्ल्स मेसन ने कि यहां राजभवनों का होने का अनुमान लगाया था 1820। क्या लगाया था? राजभवनों के होने का क्या लगाया? अंदाजा लगाया या फिर अनुमान लगाया, या फिर राजभवनों के होने का अंदाजा लगाया। राजभवनों के होने का क्या लगाया? अंदाजा लगाया। ठीक है ना। कैसे मान लें कि साहब राजभवनों के होने का अंदाजा? इस चीज की जानकारी मिलती कहां से हमें? इस चीज की जो हमें जानकारी मिल रही है वो कौन सी? चार्ल्स मेसन की बुक है, कौन सी? द नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो चार्ल्स मेसन की बुक कौन सी है? कि चार्ल्स मेसन की बुक है साहब, चार्ल्स मेसन की बुक के कौन सी है? कि साहब है द नैरेटिव ऑफ जर्नी। द नैरेटिव ऑफ जर्नीज, द नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस बुक के अंदर, द नैरेटिव ऑफ जर्नीज बुक के अंदर पहली बार इसका किसका के राजभवनों के होने का क्या किया है इन्होंने? के जिक्र किया है। क्या किया है? जिक्र किया है। किस बुक के अंदर? द नैरेटिव ऑफ जर्नी के अंदर। और ये बुक किसकी है? कि साहब चार्ल्स मेसन की बुक है। किसकी है? चार्ल्स मेसन की क्या ये बुक है। आगे अगर चलते हैं हम किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हो तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वंश 1831 ईस्वी में। कौन सा? कैसा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी और कौन दे रहा है? कि 1831 ईस्वी। और एक 1831 ईस्वी में है कौन है? कि 1831 ईस्वी में हमारे पास कौन से? अलेक्जेंडर वंश। अलेक्जेंडर वंश। और अलेक्जेंडर वंश के द्वारा हड़प्पा का क्या किया गया साहब? अवलोकन किया गया। कब? 1831 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया? कि इन्होंने किया है साहब क्या? हड़प्पा का अवलोकन किया। क्या किया? हड़प्पा का क्या किया है इन्होंने? अवलोकन किया। कब किया है? कि 1831 ईस्वी में। किसने? के साथ किसने? के अलेक्जेंडर वंश के द्वारा। जब अलेक्जेंडर वंश के द्वारा हड़प्पा का क्या किया है? अवलोकन किया है। तो उन्होंने कहा था क्या? कि इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर दुर्ग के होने का अंदाजा लगाया। दुर्ग के होने का अंदाजा लगाया। किसके? हड़प्पा का अवलोकन, यानी हड़प्पा टीले का अवलोकन किया। हड़प्पा, देखो लिख देता हूं तो क्या उन्होंने क्या किया? हड़प्पा टीले का अवलोकन किया। हड़प्पा टीले का अवलोकन किया। जब हड़प्पा टीले का अवलोकन किया तो इन्होंने कहा यहां दुर्ग के होने का क्या लगाया? कि साफ अनुमान लगा। दुर्ग के होने का अनुमान लगाया। दुर्ग के होने का क्या लगा दिया इन्होंने? अनुमान लगाया। अगर मैं आगे बात करूं तो 1856 ईस्वी में बर्टन वद्दू, कौन से?
बर्टन बंधु। और बर्टन बंधु कौन कौन से हैं? सुनो, आगे बात आती है कौन सी? 1856 ईस्वी। और 1856 ईस्वी में कौन है हमारे पास? बर्टन बंधु। कौन से? कि बर्टन बंधु। कैसा? बर्टन बंधु के नाम क्या है? कि पहला है विलियम बर्टन, विलियम जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। और एक कौन सा है? कि जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। और एक कौन है हमारे पास? कैसा? जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। और दूसरे कौन से हमारे पास? जेम्स बर्टन। अब विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने क्या किया कि इस टाइम क्या है कि सैनिक अधिकारी अंग्रेजों के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं कि सैनिकों के लिए, अंग्रेजी सैनिकों के लिए किसकी? रेल की पटरियां बिछा रहे हैं। जब ये रेल की पटरियां बिछा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि साहब खुदाई कर रहे हैं। और खुदाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि हड़प्पा के आसपास के स्थल में इन्हों खुदाई में क्या मिल रही है, लेकिन खुदाई ये हड़प्पा की खोज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुदाई कर रहे हैं या फिर किस लिए कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं साहब रेल बिछाने के लिए। किसके लिए? रेल लाइन बिछाने के लिए। जब रेल लाइन को बिछा रहे हैं तो खुदाई में क्या मिल रही है इनको? ईंटें मिल रही हैं। जब इन्हें खुदाई में जब इनको ईंटें मिल रही हैं तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रही हो। क्या रही होगी? कोई प्राचीन सभ्यता का क्या लगाया उन्होंने? अनुमान लगा। तो बात क्या आती है? लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे लाइन के कार्य के समय, लाहौर से कराची रेलवे लाइन के कार्य के समय इन्होंने यहां प्राचीन सभ्यता के होने का अनुमान लगाया। ठीक है ना? कौन है हमारे पास? कि बर्टन बंधु है, जिसने क्या किया? अनुमान लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कि साहब रेल बिछा रहे हैं तो उन्हें क्या ईंटें मिल रही हैं। जब ईंटें मिल रही हैं, ईंटों का उपयोग कर रहे हैं किसके लिए? रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? आगे अगर मैं आपसे बातें करूं तो सुनना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कौन कौन सोच रहा और कौन क्या क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा के बारे में किसी ने बताया नहीं कि क्या ये हड़प्पा सभ्यता है। तो आगे जाके देखते हैं तो कौन आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 ईस्वी का। कौन है? तो साहब देखो अगले कौन आ रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 ईस्वी व 1856 ईस्वी, 1853 ईस्वी व 1856 ईस्वी में हड़प्पा टीले का क्या कर रहे हैं? सर्वेक्षण किया है। हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा टीले का क्या किया है इन्होंने? सर्वेक्षण किया है। जब हड़प्पा टीले का इनके द्वारा सर्वेक्षण किया तो उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई प्राचीनतम सभ्यता का ये भी क्या लगा रहे? अंदाजा लगा रहे। इन्होंने क्या किया कि यहाँ प्राचीनतम सभ्यता के होने का अंदाजा लगाया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम एक सैनिक अभियंता है। क्या है ये कि सैनिक अभियंता है। क्या है ये? एक सैनिक अभियंता है। इस सैनिक अभियंता के द्वारा 1875 ईस्वी में, तब कैसा आप याद कर रहे हैं हम किसी अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 53 और 56 में हड़प्पा टीले का क्या किया है कि सर्वेक्षण किया, और हड़प्पा टीले का जब सर्वेक्षण किया है तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई प्राचीनतम सभ्यता रही होगी। उस प्राचीनतम सभ्यता का क्या लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे है। कौन है? कैसा? आप सैनिक अभियंता है। 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में इस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ये ब्रिटिश सरकार को देते हैं, आधिकारिक रूप से देते हैं। 1875 ईस्वी में इस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते हैं। अब ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी ईंटें मिल रही हैं, और ईंटों से क्या है कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीनतम सभ्यता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब प्राचीनतम सभ्यता है तो इस प्राकृतिक चीजों की खोज और इस प्राकृतिक चीजों की देखभाल प्लस पुरातात्विक चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए कोई विभाग ही नहीं, यहाँ पर कोई विभाग ही नहीं है। तो क्या किया जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ भारतीय पुरातात्विक विभाग की क्या की स्थापना की। तो सुनो, किसके लिए? कैसा आप इस सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिससे हमें आगे आते पता लग सके क्या किस टाइम पीरियड के कौन है, इनका सर्वेक्षण हो सके, सर्वेक्षण के साथ साथ क्या इनको इन धरोहर की चीजों को इकट्ठा करके रखाया जा सके। तो हो क्या रहा है, देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अब जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की जा रही है 1861 ईस्वी में, और किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो सुनो, इसकी स्थापना और स्थापना कौन कर रहा है, के साथ स्थापना कर रहा है कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या किया गया कि साहब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। सर्वप्रथम जो इसमें कार्य कर रहा है, इसके अंदर सर्वप्रथम कार्य 1871 ईस्वी में कार्लाइन के द्वारा किया गया। 1871 ईस्वी में कार्लाइन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया है? कि कार्लाइन के द्वारा किया गया है। अब आगे आके बात आती है कि भारतीय जो अपना कौन सा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कौन बनते हैं? इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बन के आते हैं कौन? इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक और महानिदेशक बन के कौन आ रहे हैं कि सर जॉन मार्सन। कौन से? सर जॉन मार्सन
सर्जन मार्सन क्या है कि इसके महादेशक निदेशक क्या है बन के आए। कौन बन के आए कि साहब सर्जन मार्सन। अब सर्जन मार्सन के निर्देशन में, किनके, इनके निर्देशन में, सर्जन मार्सन के निर्देशन में, और सर्जन मार्सन के निर्देशन में क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में, कौन सा फर्स्ट तो कौन सा अपने पास 1921 ईस्वी में, और 1921 ईस्वी में कौन थे कि साहब 1921 में दयाराम साहनी। कौन है कि दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के द्वारा किसकी के साथ हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है ना। और उसी टाइम 1922 ईस्वी में, तब ये तो क्या 1921 ईस्वी और बाद में कौन सा 1922 ईस्वी। और 1922 में कौन है हमारे पास क्या राखल दास बनर्जी। कौन है हमारे पास 1922 में राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या है कि मोहनजोदड़ो की क्या करती के साफ खोज करती। के द्वारा क्या किया कि मोहनजोदड़ो की क्या कर दी, मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदड़ो की क्या करती है कि खोज कर दी। अब सर्जन जो मार्सन है, सर्जन मार्सन के नेतृत्व में क्या है 1824 ईस्वी के आसपास द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज स्टेट लंदन न्यूज जो क्या है एक साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक समाचार है, साप्ताहिक क्या समाचार। द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज के अंदर पहली बार क्या हड़प्पा के बारे में लेख प्रकाशित हुआ। हड़प्पा के बारे में लेख प्रकाशित हुआ और इसी टाइम आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता को घोषित किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज को घोषित किया गया कि साहब कोई एक ऐसी हड़प्पा सभ्यता है। तो हो क्या रहा है द इलस्ट्रेट न्यूज में हड़प्पा सभ्यता के बारे में लेख आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुआ। आधिकारिक रूप से क्या हो गया, लेख क्या हो गया कि साफ प्रकाशित हो गया। अगर आगे मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता के नामांकन के संदर्भ, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को नामांकन के संदर्भ में से बात करूं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है और किस किसने क्या क्या नाम इसको दिया। तो देखो आगे मैं बात कर रहा हूं किसकी के साथ नामांकन, किसकी बातें कर रहा हूं कि नामांकन। कि नामांकन किसका है, कैसा नामांकन किसका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले नाम आया मेरे पास कौन सा कि सब सिंधु सभ्यता। सबसे पहले नामांकन में मेरे पास कौन सा आता है कि सबसे पहले आता है सब सिंधु सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता को क्या कह रहे हैं अपन? सिंधु सभ्यता। क्या कहा मैंने? सिंधु सभ्यता। क्या कह दिया मैंने इसको? सिंधु सभ्यता। जब इसको सिंधु सभ्यता कहा जा रहा है तो सिंधु सभ्यता कहा किसने? तो सिंधु सभ्यता कहा है किसने के साथ? एक व्यक्ति है पहला अपने पास। सुनना कि पहले हमारे पास व्यक्ति कौन आते हैं जिन्होंने तो सिंधु सभ्यता नाम दिया, कि पहले नाम आते हैं साहब सर जॉन मार्शन। कौन है? सर जॉन मार्शन। सर सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल की बुक है, सर जॉन मार्शन की बुक है। और सर जॉन मार्शन की बुक कौन सी है? सर जॉन मार्शन की बुक है मोहनजोड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। तो पहली बुक कौन सी आ गई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना? ये किसकी बुक है? कैसा? सर जॉन मार्शन की बुक है। और सर जॉन मार्शन की बुक के अंदर किसको? हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दे दिया? कैसा? सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। आगे एक राइटर और आते हैं, उनके द्वारा जो नाम दिया गया उसको भी क्या दिया गया? सिंधु सभ्यता का। क्या अगले कौन है? मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर। और मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा भी क्या कहा है इसको? कैसा? इसको कहा है क्या कि सिंधु सभ्यता नाम दिया। लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर की बुक कौन सी है जिसके अंदर इन्होंने इसको क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा है? तो इनकी बुक है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड। ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड। इंडस वैली बियॉन्ड। इसके अंदर इन्होंने क्या कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता को कहा गया सब सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। क्या दे दिया? सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। अगर आपसे आगे मैं बात करूं तो देखो इसको और अन्य किन नामों से जाना जा रहा है? एक अन्य नाम से जाना जा रहा है कि साहब प्रथम नगरीय। प्रथम नगरीय सभ्यता। और प्रथम नगरीय सभ्यता कह कौन रहा है? ठीक है साहब, प्रथम नगरीय सभ्यता कह रहा है कौन? कि हमारे हैं कौन? गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन कौन से? गॉर्डन चाइल्ड। और गॉर्डन चाइल्ड की बुक है द अर्बन रेवोल्यूशन। द अर्बन रेवोल्यूशन। इस बुक के अंदर कौन से? गार्डन चाइल्ड। उसको क्या कह रहे हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं। अगर आगे आपसे मैं बात करूं कि और आगे कौन कौन कैसा तृतीय कौन सी? काश्य युगीन सभ्यता। तृतीय काश्य युगीन सभ्यता। और इसको क्या नाम दिया गया कि साहब? और भी नाम दिए। सिंधु
सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दे दिया इसने हमको, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगर इसके बारे में और अगर आपसे बात करूं कि और क्या क्या नाम दिए गए तो और सुनो, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता ये किसने कहा है? ये कहता है जेम्स सेफर के द्वारा, जेम्स सेफर के द्वारा, जेम्स सेफर के द्वारा इसको क्या दे दिया कि साहब सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता के। और अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको औपचारिक रूप से जाना जाता है, किस रूप से? औपचारिक रूप से। अगर मैं और इसकी बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम से जाना जा रहा है सिंधु 72 सिंधु घाटी सभ्यता, 72 सिंधु घाटी सभ्यता, 72 सिंधु घाटी सभ्यता। अब 72 सिंधु घाटी सभ्यता इसको किसने कहा है? कि साहब एसआर मुगल नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा क्या किया गया कि 72 सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्या दे दिया? नाम दे दिया। तो देखो कौन है कि 72 सिंधु घाटी सभ्यता किसने नाम दिया? कि 72 सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया एस आर मुगल के द्वारा, एस आर मुगल के द्वारा। अब एस आर मुगल की बुक कौन सी है साहब, ये तो बताओ, जिसमें उन्होंने कहा है कि 72 सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया। तो इनकी बुक है द अर्ली हैपन, द अर्ली हैपन के बाद है द अर्ली हैपन कल्चर, द अर्ली हैपन कल्चर, द अर्ली हैपन कल्चर। द अर्ली हैपन कल्चर के अंदर एसआर मुगल ने 72 सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्या दे दिया? नाम दे दिया। ठीक है ना। एक बार आपको फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं, क्या आगे हमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो हाँ, नवपाषाण काल और नवपाषाण काल का सर्वप्रथम जिस शब्द का उपयोग किया वो किसने किया? साहब जॉन लॉक के द्वारा किया। आगे बात करूं कि इस टाइम के जो आदि मानव कैसा का शिकारी और खाद्य संग्राहक, जब खाद्य संग्राहक और शिकारी है, लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि आदि मानव की बुद्धि का विकास हुआ। जब बुद्धि का विकास हुआ तो औजार और कौन से आग्नेय डोलामाइट और बेसाल्ट चट्टानों को क्या करने लग गया? वो उपयोग करने लग गया। ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं कि जब बुद्धि का विकास हो गया तो इसके औजार कैसे घर्षित और पॉलिश है, कैसे घर्षित और पॉलिश रहे। जब घर्षित और पॉलिश रहे तो कौन कौन से औजार है? साहब कुल्हाड़ी है, एडजस्ट और कौन सा है? साहब चिसिल है। ठीक है ना। उसके बाद पर कोई साक्ष्य साहब पशुपालन के लिए जो अन्य कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग करता है। आगे बात करूं पत्थर से निर्मित पहिए का आविष्कार कर दिया। जब पहिए का आविष्कार कर लिया तो चौक का निर्माण के लिए चाक का निर्माण कर लिया, और जब चाक का निर्माण किया तो चाक से निर्मित कौन से? मृदभाण आ गए। ठीक है ना। इस टाइम पर क्या किसकी कृषि की शुरुआत हो चुकी है। जब कृषि की शुरुआत हो चुकी है तो आदि मानव के जीवन में क्या आ चुका है? साहब स्थायित्व आ चुका है। एक जगह रहना स्टेबल कर दिया उसने, एक जगह रहना स्टेबल कर दिया। जब एक जगह रहना स्टेबल कर दिया तो क्या कि बस्तियों का निर्माण हो गया। और अगर मैं बस्तियों की बात करूं तो सबसे पहले बस्तियां कौन सी? के साहब मेरठ पाकिस्तान के अंदर पहली जो हमें बस्तियों के हमें क्या मिले? साक्ष्य मिले। ये बात क्या थी कि साहब F1 का परिवार है, F1 का परिवार क्या कर रहा है? अपनी उपभोग के लिए फसल को बो रहा है, जितना उसको कंज्यूम करना उसकी फसल बो रहा है। अब आगे जाके क्या वो ज्यादा बोलने लग जाता है, उसके पास क्या बच जाता है? सरप्लस बच जाता है, जिसको बोलते हैं अधिशेष। ऐसे ही मृतभाण वाला है, मृतभाण भी क्या कर रहा है?
कि जितना उसको कंज्यूम करना है पहले उतने बना रहा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या उसने बनाया, उसके पास भी क्या बचा, अधिशेष बच गया। इन्होंने क्या किया, वस्तु का आदान प्रदान किया, तो इससे क्या हो गया, वस्तु विनिमय आ गई। जब वस्तु विनिमय आ गई तो किसका, व्यापारिक वर्ग का उद्योग है। व्यापारिक वर्ग को किसकी आवश्यकता पड़ी, साहब नगरों की आवश्यकता पड़ी। जब नगरों की आवश्यकता पड़ी तो क्या हो गया कि नगरीय सभ्यता आ गई। तो इस प्रकार से क्या कि ग्रामीण सभ्यता किस में कन्वर्ट हुई, कि साहब नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हुई। और जब नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है तो यहीं से क्या हो जाती है, हमारी नगरीय सभ्यताओं का क्या हो जाता है, साहब उदय हो जाता है। और नगरीय सभ्यताओं में सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता के कहाँ है कि साहब ये नगरीय सभ्यता और गॉर्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको क्या किया, प्रथम नगरीय क्रांति कहा। प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या हुई, फैली हुई। इसके अंदर सिंधु घाटी क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। 1826 में सर्वप्रथम इसकी खोज तक चार्ल्स मेसन को जाता है, जो साहिवाल पाकिस्तान के अंदर राजभवनों के होने की क्या कर रहे हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं। और किस बुक के अंदर इन्होंने जो किया, उसकी बुक है आपकी नैरेटिव ऑफ जर्नी, जिसके अंदर राजभवनों के बारे में क्या कर रही है, जिक्र कर रही है। अगर आपसे आगे मैं बात करूं कि 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, सॉरी अलेक्जेंडर वंश, और अलेक्जेंडर वंश के द्वारा हड़प्पा टीले का क्या किया है, अवलोकन किया है। जब हड़प्पा टीले का अवलोकन किया है तो उन्होंने क्या किया कि दुर्ग के होने के क्या लगाए, कैसा अनुमान किया। आगे जाके आते हैं बटन बंधु, और बटन बंधु के द्वारा क्या किया कि कराची से और लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और रेलवे बिछाई जाने के बिछाते समय इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर कोई प्राचीनतम सभ्यता होने की, दबे होने के क्या किए, अंदाजा लगा। ठीक है ना। अगर आगे बात करूं तो अलेक्जेंडर कनिंघम आते और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 और 1856 ईस्वी में हड़प्पा टीले का अवलोकन किया, और यहाँ पर किसके सब प्राचीनतम सभ्यता के होने के क्या लगाते हैं, अंदाजा लगा। उसके बाद आगे बात करूं कौन से, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, कि सैनिक अभियंता, और 1875 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को इस सभ्यता के बारे में क्या दी जाती है, सब जानकारी थी। आगे जाके क्या होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन कर रहा है, कि साहब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जा रही है। कब की जा रही है, यह भी लिख देता हूँ डेट भी आपको, 1861 ईस्वी में। कब की जा रही है, 1861 ईस्वी में। उसके बाद सर्वप्रथम कार्य करता है कौन, 1871 में कार्लाइन के द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाता है, लेकिन निर्देशक बन के आते हैं कौन, इसके सर जॉन मार्सन। और सर जॉन मार्सन के निर्देशन में 1821 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी जाती है। और 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, कि राखालदास बनर्जी के द्वारा क्या कर दी जाती है, कि खोज कर दी जाती है। आगे बात करूं 1824 में इलिस्टेड ऑफ लंदन न्यूज में, ये कौन सा है, साप्ताहिक न्यूज है, जिसके अंदर किसकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक लेख प्राप्त हुआ, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती। नामांकन के संदर्भ में अगर हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता कौन कह रहा है, पहली बार कह रहा है साहब सर जॉन मार्सन। और सर जॉन मार्सन किस बुक के अंदर इसका जिक्र कर रहे हैं कि साहब मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के अंदर किसका, सिंधु सभ्यता इसको नाम दे दिया। अगले आते हैं मोर्टिमर व्हीलर की बुक है कौन सी, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली बियॉन्ड, जिसके अंदर भी इन्होंने क्या कह दिया इसको, साहब सिंधु सभ्यता कह दिया। प्रथम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं गॉर्डन चाइल्ड, और गॉर्डन चाइल्ड की बुक है द अर्बन रेवोल्यूशन। द अर्बन रेवोल्यूशन के अंदर क्या नगरीय सभ्यता के बारे में इसको कह रहे हैं। इसको नाम से अगर बोले तो तृतीय कास्ट युगीन सभ्यता कह रहे हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कह रहे हैं, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता भी कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के कह रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं किसमें, औपचारिक रूप से। बेहतर सिंधु घाटी सभ्यता कौन कह रहा है, साहब एसआर मुगल कह रहा है। एसआर मुगल किसके अंदर कह रहे हैं साहब, इनकी बुक है द अर्ली चौहान ऑफ कल्चर। इसके अंदर क्या है कि इनके नामांकन के संदर्भ में बात। आगे इसी चैप्टर को अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।